नमस्ते दोस्तों, प्रेरक पन्ने पर आपका दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब मस्त होंगे। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, सर्च इनसाइड योरसेल्फ, जिसे लिखा है गूगल के एक कमाल के इंसान चैड मिंग टैन ने। कभी ऐसा लगा है कि दिमाग में विचारों की खिचड़ी पक रही है और शांति कहीं गुम हो गई है? ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे इस शोरगुल में भी अपने अंदर एक शांत कोना ढूंढना है। चैड मिंग टैन ने बड़े ही आसान तरीके से बताया है कि अपनी भावनाओं को समझना, गुस्सा और तनाव को कंट्रोल करना और खुद को बेहतर तरीके से जानना ही असली तरक्की है। ये कोई मुश्किल ज्ञान नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में खुश रहने का सीक्रेट है। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे अपने मन को शांत करके ज्यादा खुश और सफल बन सकते हैं? कैसे छोटी छोटी बातों में भी सुकून ढूंढ सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। प्रेरक पन्ने पर आज हम सर्च इनसाइड योरसेल्फ के ऐसे पहलुओं को जानेंगे जो आपकी आंखें खोल देंगे और आपको अंदर से एक नई ऊर्जा से भर देंगे। तो कहीं मत जाइएगा, ये सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इंट्रो में बात की, सर्च इनसाइड योरसेल्फ हमें एक गहरे सफर पर ले जाती है, अपने भीतर की ओर। और इस सफर की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से: खुशी की तलाश आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्या ये बाहर की दुनिया में छिपी है, ढेर सारे पैसे में, बड़ी सफलता में, या फिर किसी और चीज में? इस किताब के पहले पन्ने पलटते ही हमें एहसास होता है कि जिस खुशी की हम बाहर इतनी बेसब्री से तलाश करते हैं, उसका असली स्रोत तो हमारे अंदर ही छिपा है। इस गहरे सत्य को हमारे सामने रखने वाले शख्स हैं चैड मिंग टैन। अब आप सोच रहे होंगे कि गूगल जैसी दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी में काम करने वाला एक इंजीनियर भला हमें खुशी और शांति के बारे में क्या सिखा सकता है? यहीं पर कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है। मिंग, जैसा कि उन्हें प्यार से बुलाया जाता है, गूगल के शुरुआती दिनों के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। उनका काम था कंपनी के लिए जटिल तकनीकी समस्याओं को हल करना। लेकिन उनके मन में एक और गहरी इच्छा पल रही थी: लोगों को खुश और शांत रहने के तरीके सिखाना। ये सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है ना? एक इंजीनियर जो कोडिंग और एल्गोरिदम में माहिर है, वो अचानक से आंतरिक शांति की बात कर रहा है। लेकिन मिंग ने यह साबित कर दिखाया कि लॉजिक और करुणा, तकनीक और ध्यान दोनों साथ साथ चल सकते हैं। उन्होंने महसूस किया कि गूगल के तेज तर्रार माहौल में, जहां हर कोई सफलता की दौड़ में भाग रहा है, लोगों को अपने भीतर झांकने और थोड़ा ठहरने की जरूरत है। और यहीं से जन्म हुआ सर्च इनसाइड योरसेल्फ प्रोग्राम का। ये कोई रातों रात तैयार किया गया विचार नहीं था। ये मिंग के अपने अनुभवों, ध्यान की गहरी समझ और मानवीय स्वभाव के प्रति उनके गहरे अवलोकन का नतीजा था। उन्होंने देखा कि कैसे तनाव और दबाव लोगों की रचनात्मकता, उनके रिश्तों और उनकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे थे। उन्हें यह भी पता था कि ध्यान और माइंडफुलनेस जैसी सरल तकनीकें इन समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। शुरुआत में यह प्रोग्राम गूगल के अंदर ही एक छोटा सा प्रयोग था। मिंग ने कुछ साथियों को इकट्ठा किया और उन्हें ध्यान और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बुनियादी सिद्धांतों से परिचित कराया। इसका मकसद सिर्फ इतना था कि लोग काम के दौरान थोड़ा शांत और केंद्रित महसूस करें। लेकिन इसके नतीजे इतने सकारात्मक और प्रभावशाली थे कि इसकी मांग बढ़ने लगी। धीरे धीरे सर्च इनसाइड योरसेल्फ गूगल के कर्मचारियों के लिए एक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण प्रोग्राम बन गया। मिंग ने इस प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया था कि ये न केवल सैद्धांतिक ज्ञान दे, बल्कि लोगों को व्यावहारिक उपकरण भी सिखाए, जिनका इस्तेमाल वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकें। इसमें माइंडफुलनेस यानी सचेतनता पर जोर दिया गया। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जागरूक रहना, बिना किसी जजमेंट के। जब हम माइंडफुल होते हैं तो हम अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने आसपास की दुनिया को ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। सोचिए, आप एक व्यस्त सड़क पर चल रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है। अचानक एक गाड़ी तेजी से आपके पास से गुजरती है और आप डर जाते हैं। यह इसलिए हुआ क्योंकि आपका ध्यान वर्तमान में नहीं था। लेकिन अगर आप माइंडफुल होकर चल रहे होते तो आप गाड़ी को पहले से देख लेते और आपकी प्रतिक्रिया अलग होती। इसी तरह जब हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति माइंडफुल होते हैं तो हम उन पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल रुककर ये समझ पाते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। इस प्रोग्राम में ध्यान की शक्ति पर भी जोर दिया गया। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि ये अपने मन को प्रशिक्षित करने का एक तरीका है। नियमित ध्यान अभ्यास से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हम अपने विचारों के शोर को शांत करना सीखते हैं और हमारे अंदर एक गहरी शांति का अनुभव होता है। मिंग अक्सर कहते थे कि हमारा मन एक जंगली घोड़े की तरह है जो इधर उधर भागता रहता है। ध्यान उस घोड़े की लगाम है जो हमें उसे नियंत्रित करना सिखाती है। फोकस यानी एकाग्रता भी इस प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज की दुनिया में हमारा ध्यान लगातार कई दिशाओं में बढ़ता रहता है: ईमेल, सोशल मीडिया, काम की डेडलाइन। सर्च इनसाइड योरसेल्फ हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी अटेंशन को एक जगह पर केंद्रित कर सकते हैं, जिससे हमारी उत्पादकता तो बढ़ती ही है, साथ ही हम अपने काम और अपने रिश्तों में भी ज्यादा गहराई महसूस करते हैं। मिंग के सिखाने का तरीका बहुत ही सहज और व्यावहारिक था। वो कोई बड़े बड़े उपदेश नहीं देते थे, बल्कि अपनी बातों को सरल उदाहरणों और कहानियों से समझाते थे, जिससे लोग आसानी से उनसे जुड़ पाते थे।
उनका मानना था कि खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हमें कहीं बाहर से ढूंढना है, बल्कि ये हमारे अंदर की एक स्वाभाविक अवस्था है जिसे हमें बस पहचानना और पोषित करना है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस बुक के दूसरे टॉपिक माइंडफुलनेस, सफलता और शांति के बारे में। सोचिए, पिछली चर्चा में हमने ये समझा कि खुशी की तलाश हमारे अंदर से शुरू होती है, लेकिन सवाल यह है कि उस अंदरूनी दुनिया तक पहुंचने का रास्ता क्या है। सर्च इनसाइड योरसेल्फ हमें एक ऐसा ही शक्तिशाली रास्ता दिखाती है जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं। अब ये माइंडफुलनेस क्या है जो सफलता और शांति जैसे बड़े लक्ष्यों से जुड़ी हुई है? सरल शब्दों में कहें तो माइंडफुलनेस का मतलब है इस पल में पूरी तरह से जागरूक रहना। जो कुछ भी हो रहा है उसे बिना किसी राय या जजमेंट के सिर्फ महसूस करना, देखना और जानना। अक्सर हमारा मन या तो भूतकाल की यादों में खोया रहता है या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। हम वर्तमान क्षण को या तो अनदेखा कर देते हैं या उस पर अपनी राय थोपते रहते हैं। माइंडफुलनेस हमें इसी आदत से आज़ाद करती है। चैड मिंग टैन इस बात को बड़े ही सहज तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा दिमाग एक बंदर की तरह है जो लगातार एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, एक विचार से दूसरे विचार पर भटकता रहता है। माइंडफुलनेस हमें इस बंदर को शांत करना सिखाती है, उसे वर्तमान क्षण की डाल पर स्थिर करना सिखाती है। इसका हमारे दिमाग पर गहरा असर होता है। जब हम माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो हमारे दिमाग के वो हिस्से सक्रिय होते हैं जो ध्यान, जागरूकता और भावनात्मक नियंत्रण से जुड़े होते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों में भी ये पाया गया है कि नियमित माइंडफुलनेस अभ्यास से हमारे मस्तिष्क की संरचना में सकारात्मक बदलाव आते हैं। हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हम तनाव को बेहतर तरीके से झेल पाते हैं और हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं ज़्यादा संतुलित हो जाती हैं। अब सवाल ये है कि इस माइंडफुलनेस को विकसित कैसे किया जाए। मिंग हमें कुछ बहुत ही सरल और व्यावहारिक तरीके बताते हैं। सबसे बुनियादी तरीका है सांसों पर ध्यान देना। आप कहीं भी हों, किसी भी समय अपनी सांसों को महसूस कर सकते हैं, अंदर जाती हुई और बाहर आती हुई हवा को। यह एक ऐसा एंकर है जो हमें हमेशा वर्तमान क्षण से जोड़े रखता है। जब आपका मन भटकने लगे तो बस अपनी सांसों पर ध्यान ले आइए। यह एक जादू की तरह काम करता है, तुरंत आपको वर्तमान में वापस ले आता है। इसके अलावा मैंग हमें अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में माइंडफुल रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। चाहे आप चाय पी रहे हों, चल रहे हों या किसी से बात कर रहे हों, अपनी पूरी उपस्थिति उस क्रिया में डालें। उस पल में सिर्फ वही करें और कुछ नहीं। आप देखेंगे कि साधारण सी चीज़ें भी कितनी गहरी और संतोषजनक हो सकती हैं जब आप पूरी तरह से उनमें मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं ध्यान की। माइंडफुलनेस और ध्यान आपस में जुड़े हुए हैं। ध्यान एक औपचारिक अभ्यास है जिसमें हम कुछ समय के लिए शांत बैठकर अपनी सांसों, अपने शरीर की संवेदनाओं या किसी विशेष विचार पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। मेंग बताते हैं कि नियमित ध्यान अभ्यास हमारे मन को प्रशिक्षित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी लगाव के देखना सिखाता है। हम ये समझने लगते हैं कि हमारे विचार सिर्फ विचार हैं, वे हमारी सच्चाई नहीं है। ध्यान हमें एक आंतरिक शांति का अनुभव कराता है। जब हम अपने मन के शोर को शांत करते हैं तो हमारे अंदर एक गहरा मौन उतर आता है। इस मौन में हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने को मिलती है, हमें अपनी सच्ची ज़रूरतों और इच्छाओं का पता चलता है। यही शांति हमारी सफलता की नींव बनती है। जब हमारा मन शांत और केंद्रित होता है तो हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं, ज़्यादा रचनात्मक होते हैं और मुश्किलों का सामना ज़्यादा आसानी से कर पाते हैं। मेंग के कई उदाहरण इस बात को स्पष्ट करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे गूगल के तेज तर्रार माहौल में भी माइंडफुलनेस और ध्यान के अभ्यास ने कर्मचारियों को तनाव कम करने, टीम वर्क को बेहतर बनाने और नई नई समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद की। उन्होंने ऐसे कई व्यक्तिगत अनुभवों को साझा किया है जहां माइंडफुलनेस ने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। तो माइंडफुलनेस सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। यह हमें वर्तमान क्षण की सुंदरता और गहराई का अनुभव कराता है, हमारे मन को शांत करता है और हमें सफलता और शांति की ओर ले जाता है। ये एक ऐसा कौशल है जिसे हर कोई सीख सकता है और अपने जीवन में उतार सकता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस बुक के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, माइनस इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनाओं पर नियंत्रण कैसे रखें। पिछली चर्चा में हमने माइंडफुलनेस की शक्ति को समझा जो हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। लेकिन जब हम इस वर्तमान में जीते हैं तो हम कई तरह की भावनाओं का अनुभव करते हैं। खुशी, दुख, गुस्सा, डर, उत्साह। इन भावनाओं को समझना और उन पर सही तरीके से प्रतिक्रिया देना ही इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। आपने अक्सर सुना होगा IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट के बारे में, जो हमारी बौद्धिक क्षमता को मापता है। यह हमारी तर्क करने, समस्या हल करने और ज्ञान को समझने की क्षमता को दर्शाता है। पारंपरिक रूप से सफलता में IQ को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन सर्च इनसाइड योरसेल्फ हमें एक और ज़रूरी पहलू से परिचित कराती है, वो है EQ यानी इमोशनल कोशेंट या भावनात्मक बुद्धिमत्ता। EQ हमारी अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और प्रबंधित करने की क्षमता है। चैड मिंग टैन इस बात पर जोर देते हैं कि जीवन में सच्ची सफलता और खुशी पाने के लिए जितना ज़रूरी हमारा दिमाग है, उतनी ही ज़रूरी हमारी भावनाएं भी हैं।
दरअसल कई बार EQ IQ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है। सोचिए, एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता, दूसरों के साथ अच्छे संबंध नहीं बना पाता, क्या वो जीवन में सच्ची सफलता हासिल कर पाएगा? शायद नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि हमारी भावनाएं हमारे हर फैसले, हमारे हर रिश्ते और हमारे हर काम को प्रभावित करती हैं। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं तो हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं, तनाव को कम कर पाते हैं और मुश्किल परिस्थितियों का ज्यादा कुशलता से सामना कर पाते हैं। इसी तरह जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं तो हम उनके साथ गहरे और मीनिंगफुल रिश्ते बना पाते हैं, बेहतर संवाद कर पाते हैं और एक टीम के रूप में ज्यादा प्रभावी ढंग से काम कर पाते हैं। अब सवाल यह है कि हम अपने और दूसरों की भावनाओं को पहचानने की कला कैसे सीख सकते हैं। मेंग इस बारे में कुछ बहुत ही व्यावहारिक बातें बताते हैं। सबसे पहला कदम है आत्म जागरूकता। इसका मतलब है अपनी खुद की भावनाओं को पहचानना, ये जानना कि आप इस पल में कैसा महसूस कर रहे हैं और क्यों महसूस कर रहे हैं। क्या आप खुश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं या उत्साहित हैं? अपनी भावनाओं को नाम देना और उन्हें स्वीकार करना पहला कदम है उन पर नियंत्रण पाने की ओर। इसके लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास बहुत मददगार साबित होता है। जब हम वर्तमान क्षण में जागरूक होते हैं तो हम अपनी भावनाओं को उठते और जाते हुए देख पाते हैं, बिना उनमें खोए। हम ये समझने लगते हैं कि भावनाएं स्थायी नहीं होती, वे बदलती रहती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है दूसरों की भावनाओं को समझना। इसे सहानुभूति या एम्पैथी कहते हैं। इसका मतलब है दूसरों के दृष्टिकोण को समझना, उनकी भावनाओं को महसूस करने की कोशिश करना। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो सिर्फ उनके शब्दों पर ध्यान न दें, बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे के भाव और उनकी आवाज़ के टोन को भी समझने की कोशिश करें। यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि वे वास्तव में कैसा महसूस कर रहे हैं। मनोविज्ञान में भी इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि हमारी भावनाएं हमारे व्यवहार को किस तरह से प्रभावित करती हैं। डेनियल गोल्डमैन की प्रसिद्ध किताब इमोशनल इंटेलिजेंस में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है। वो बताते हैं कि जिन लोगों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता ज्यादा होती है वे जीवन के हर क्षेत्र में ज्यादा सफल होते हैं, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हों या सेहत। मेंग एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपकी टीम का कोई सदस्य बहुत गुस्से में है और आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है। अगर आप अपनी भावनाओं में बह जाते हैं और उसी तरह से जवाब देते हैं तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर आप उस पल में अपनी भावनाओं को पहचानते हैं कि आपको गुस्सा आ रहा है और साथ ही उस व्यक्ति की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, शायद वो किसी दबाव में है या परेशान है, तो आप एक अलग तरह से प्रतिक्रिया दे सकते हैं, शांति से उसकी बात सुन सकते हैं और समस्या को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता का ही कमाल है। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई जन्मजात क्षमता नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा कौशल है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। जैसे जैसे हम अपनी भावनाओं के प्रति ज़्यादा जागरूक होते जाते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, सर्च इनसाइड योरसेल्फ हमें यही सिखाती है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना, उन्हें समझना और दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना एक खुशहाल और सफल जीवन की कुंजी है। ये हमें सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के साथ भी बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस बुक के चौथे बेहद ज़रूरी टॉपिक के बारे में, खुद को जानना, सेल्फ अवेयरनेस की ताकत। पिछली चर्चा में हमने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की, जिसमें हमने अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने का महत्व जाना। लेकिन ये समझने की शुरुआत कहाँ से होती है? ये शुरू होती है खुद को जानने से, यानी सेल्फ अवेयरनेस से। सेल्फ अवेयरनेस का सीधा सा मतलब है अपने बारे में गहराई से जानना, अपनी ताकतें, अपनी कमजोरियां, अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपने मूल्य और अपनी मान्यताएं। ये जानना कि हम क्या सोचते हैं, हम कैसा महसूस करते हैं और क्यों महसूस करते हैं। ये एक तरह से अपने अंदर एक आईना रखना है जिसमें हम खुद को पूरी ईमानदारी से देख सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि खुद को जानना इतना ज़रूरी क्यों है? सच कहूँ तो सेल्फ अवेयरनेस हमारी ज़िंदगी का आधार है। जब हम खुद को ठीक से समझते हैं तो हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं, ज़्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हैं और दूसरों के साथ हमारे रिश्ते भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। यह एक तरह की आंतरिक दिशा सूचक की तरह काम करता है जो हमें ये बताता है कि हमें किस रास्ते पर चलना है और क्या हमारे लिए सही है। चैड मिंगटैन इस बात को बड़े ही खूबसूरती से समझाते हैं। वो कहते हैं कि अक्सर हम बाहरी दुनिया को समझने में इतना व्यस्त रहते हैं कि अपने अंदर की दुनिया को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि हम खुद क्या सोचते हैं और हम खुद कैसा महसूस करते हैं। तो हम अपनी सोच और इमोशंस को समझने के आसान तरीके कौन कौन से अपना सकते हैं? मेंग कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी तकनीकें बताते हैं। एक तरीका है अपनी भावनाओं को लिखना। जब आप कुछ महसूस कर रहे हों तो उसे एक डायरी में लिखें। यह आपको अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से देखने और समझने में मदद करेगा। आप ये भी देख पाएंगे कि किन परिस्थितियों में आप कैसा महसूस करते हैं और क्या कोई पैटर्न है जिसे आप पहचान सकते हैं। दूसरा तरीका है ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास।
जैसा कि हमने पहले भी बात की, यह हमें वर्तमान क्षण में रहने और अपनी भावनाओं और विचारों को बिना किसी जजमेंट के देखने में मदद करता है। जब हम शांत होकर बैठते हैं और अपने मन को देखते हैं तो हम उन विचारों और भावनाओं को पहचान पाते हैं जो शायद आमतौर पर हमारी पकड़ से बाहर रहते हैं। एक और महत्वपूर्ण तरीका है दूसरों से प्रतिक्रिया लेना। कभी कभी हम खुद को उस तरह से नहीं देख पाते जैसे दूसरे हमें देखते हैं। भरोसेमंद दोस्तों, परिवार के सदस्यों या सहकर्मियों से अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में पूछना एक बहुत ही मूल्यवान अनुभव हो सकता है। उनकी ईमानदार राय हमें अपने बारे में कुछ ऐसी बातें जानने में मदद कर सकती है जो शायद हमने कभी खुद से नहीं देखी। अब कुछ ऐसे सवाल जो हम खुद से पूछ सकते हैं और जो हमारी आत्मसमझ को गहरा बना सकते हैं। आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ और क्यों? कौन सी चीज़ें मुझे खुशी देती हैं? कौन सी चीज़ें मुझे गुस्सा दिलाती हैं या परेशान करती हैं? मेरे मूल्य क्या हैं? मेरे लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मैं अपनी प्रतिक्रियाओं को कैसे बेहतर बना सकता हूँ? मैं किन क्षेत्रों में विकास करना चाहता हूँ? मैं अपनी ताकतों का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ? मिंग एक छोटी सी कहानी साझा करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे एक बार वो एक बहुत ही मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और लगातार तनाव महसूस कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक थे, उन्होंने ये पहचाना कि ये तनाव उनकी परफॉर्मेंस को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। उन्होंने एक पल रुककर खुद से पूछा कि उन्हें वास्तव में क्या चाहिए, और उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें थोड़ा ब्रेक लेने और आराम करने की जरूरत है। इस छोटे से आत्मविश्लेषण ने न केवल उनके तनाव को कम किया, बल्कि उन्हें नए सिरे से काम करने की ऊर्जा भी दी। सेल्फ अवेयरनेस कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक सतत यात्रा है। जैसे जैसे हम जीवन के अलग अलग अनुभवों से गुजरते हैं, हम अपने बारे में नई नई चीजें सीखते रहते हैं। इसलिए खुद से सवाल पूछते रहना और अपने अंदर झांकते रहना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, सर्च इनसाइड योरसेल्फ हमें यही सिखाती है कि खुद को जानना एक शक्तिशाली हथियार है। ये हमें बेहतर इंसान बनने, ज्यादा खुश रहने और जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। ये हमारी आंतरिक शक्ति का स्रोत है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस बुक के 5वें और एक बेहद खूबसूरत टॉपिक के बारे में, करुणा और सहानुभूति, इंसानियत का असली चेहरा। पिछली चर्चाओं में हमने खुद को जानना, अपनी भावनाओं को समझना और दूसरों की भावनाओं को पहचानना सीखा। लेकिन इस ज्ञान का असली मकसद क्या है? सर्च इनसाइड योरसेल्फ हमें बताती है कि इसका अंतिम लक्ष्य है करुणा और सहानुभूति को अपने जीवन में उतारना। सोचिए, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो दुखी है, परेशान है या किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो आपके अंदर क्या महसूस होता है? अगर आपके अंदर थोड़ी भी पीड़ा या उसे मदद करने की इच्छा जागती है, तो यही करुणा की शुरुआत है। करुणा का मतलब है दूसरों के दुख को समझना और उसे दूर करने की इच्छा रखना, और सहानुभूति का मतलब है दूसरों की भावनाओं को उसी तरह महसूस करना जैसे वे कर रहे हैं, उनके दर्द को महसूस करना, उनकी खुशी में शामिल होना। चैडमिंग टैन इस बात पर जोर देते हैं कि दूसरों की भावनाओं को समझना सिर्फ एक अच्छा गुण नहीं है, बल्कि ये एक बुनियादी मानवीय जरूरत है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जब हम दूसरों के दुख दर्द को समझते हैं तो हम न केवल उन्हें सहारा देते हैं, बल्कि खुद भी एक गहरी संतुष्टि महसूस करते हैं। ये हमारी इंसानियत का असली चेहरा है। करुणा और सहानुभूति सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि ये टीम वर्क और पूरे समाज के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। एक टीम में जहां लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होते हैं, वहां सहयोग और तालमेल ज्यादा होता है। ऐसे माहौल में हर कोई खुलकर अपनी बात रख पाता है और मिलकर बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। इसी तरह एक समाज जो करुणा और सहानुभूति के मूल्यों पर आधारित होता है, वह ज्यादा न्यायपूर्ण, ज्यादा समावेशी और ज्यादा खुशहाल होता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू की, दयालुता और लीडरशिप का गहरा संबंध। अक्सर हम लीडरशिप को ताकत, अधिकार और नियंत्रण से जोड़कर देखते हैं, लेकिन सर्च इनसाइड योरसेल्फ हमें एक अलग नजरिया देती है। एक सच्चा लीडर वह होता है जो सिर्फ अपनी टीम को निर्देश नहीं देता, बल्कि उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ता है। वह उनकी जरूरतों को समझता है, उनकी भावनाओं का सम्मान करता है और उनके प्रति करुणा दिखाता है। सोचिए, क्या आप उस लीडर के लिए ज्यादा मेहनत से काम करेंगे जो सिर्फ हुक्म चलाता है, या उस लीडर के लिए जो आपकी परवाह करता है, आपकी मुश्किलों को समझता है और आपको प्रेरित करता है? जाहिर है, दूसरा विकल्प ज्यादा आकर्षक है। दयालुता एक ऐसी शक्ति है जो लोगों को आपस में जोड़ती है, विश्वास पैदा करती है और उन्हें एक साझा लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है। एक करुणावान लीडर अपनी टीम को सिर्फ इसलिए नहीं चलाता क्योंकि उसके पास पद है, बल्कि इसलिए क्योंकि लोग उस पर भरोसा करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। मेंग अक्सर कहते हैं कि सच्ची लीडरशिप दिल से आती है, दिमाग से नहीं। जब एक लीडर करुणा दिखाता है तो वो न केवल अपनी टीम के सदस्यों का सम्मान जीतता है, बल्कि एक ऐसा माहौल भी बनाता है जहां हर कोई सुरक्षित और मूल्यवान महसूस करता है। ऐसे माहौल में रचनात्मकता बढ़ती है, समस्याएं आसानी से हल होती हैं और हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होता है। अब एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की है जिसे आप नहीं जानते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको उसकी तकलीफ महसूस हुई? उस पल आपको कैसा लगा था?
शायद एक गहरी संतुष्टि, एक अंदरूनी खुशी का अनुभव हुआ होगा। यही करुणा की शक्ति है। यह न केवल दूसरों को फायदा पहुंचाती है, बल्कि हमें भी एक बेहतर इंसान बनाती है। सर्च इनसाइड योरसेल्फ हमें सिखाती है कि करुणा और सहानुभूति कोई ऐसी भावनाएं नहीं हैं जो कुछ खास लोगों में ही होती हैं। ये हम सबके अंदर मौजूद हैं, बस हमें उन्हें पहचानने, पोषित करने और अभ्यास में लाने की जरूरत है। माइंडफुलनेस और भावनात्मक जागरूकता हमें दूसरों की भावनाओं को ज्यादा गहराई से समझने में मदद करती है। और जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर उन्हें मदद करने की इच्छा जागती है। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर इस इंसानियत के असली चेहरे को और उजागर करें। अपने दिलों में करुणा और सहानुभूति के बीज बोएं और देखें कि कैसे हमारे रिश्ते, हमारा समाज और हमारी अपनी जिंदगी एक खूबसूरत बदलाव से गुजरती है। अब अगले और अंतिम पड़ाव में हम जानेंगे कि सर्च इनसाइड योरसेल्फ के इन सभी सीखों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं और कैसे एक स्थायी खुशी और सफलता की नींव रख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस बुक के छठे और एक बहुत ही जरूरी टॉपिक के बारे में, माइनस तनाव से शांति की ओर माइनस फोकस कैसे बढ़ाएं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और ध्यान की कमी एक आम समस्या बन गई है। सर्च इनसाइड योरसेल्फ हमें सिखाती है कि कैसे हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति और फोकस को बढ़ा सकते हैं। चैडविक टैन इस बात को समझते हैं कि हमारा मन अक्सर एक तूफानी समुद्र की तरह होता है, जिसमें विचारों की लहरें लगातार उठती रहती हैं। इस शोरगुल में शांति और फोकस बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो हमें कुछ आसान लेकिन शक्तिशाली टेक्निक्स बताते हैं, जिनकी मदद से हम अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। सबसे बुनियादी तकनीक है सांस लेने का अभ्यास। मेंग बताते हैं कि हमारी सांस एक ऐसा एंकर है जो हमें हमेशा वर्तमान क्षण से जोड़े रखता है। जब भी हम तनाव महसूस करें या हमारा ध्यान भटकने लगे, तो बस कुछ देर के लिए अपनी सांस पर ध्यान दें। अपनी सांस को अंदर जाते और बाहर आते हुए महसूस करें। यह एक सरल अभ्यास है जिसे आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं और ये तुरंत आपके मन को शांत करने में मदद करता है। एक और प्रभावी तकनीक है माइंडफुल वॉक। जब हम चलते हैं तो अक्सर हमारा मन कहीं और भटकता रहता है, लेकिन अगर हम अपनी चलने की प्रक्रिया पर ध्यान दें, अपने पैरों के जमीन पर पड़ने की संवेदना, अपने शरीर की हरकतों को महसूस करें, तो ये एक तरह का चलता फिरता ध्यान बन जाता है। यह न केवल हमारे शरीर को आराम देता है, बल्कि हमारे मन को भी शांत करता है। इसके अलावा मेंग हमें छोटे छोटे ब्रेक्स लेने की सलाह देते हैं। लगातार काम करते रहने से हमारा दिमाग थक जाता है और फोकस खो देता है। हर घंटे कुछ मिनटों का ब्रेक लें, अपनी जगह से उठें, थोड़ा घूमें या बस अपनी आंखें बंद करके बैठें। यह छोटा सा ब्रेक आपके दिमाग को रीसेट करने और फिर से ऊर्जा के साथ काम पर लौटने में मदद करेगा। ये आसान टेक्निक्स हमारी अंदरूनी शांति को बढ़ाने और तनाव को कम करने में कैसे मदद करती हैं। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं या माइंडफुल वॉक करते हैं, तो हम अपने मन को वर्तमान क्षण में लाते हैं। इससे विचारों का वह लगातार शोर कम होता है जो तनाव का एक बड़ा कारण होता है। छोटे छोटे ब्रेक्स हमारे दिमाग को आराम करने का मौका देते हैं, जिससे वो ज्यादा कुशलता से काम कर पाता है। अब बात करते हैं काम में ध्यान और उत्पादकता बढ़ाने के तरीकों की। मेंग फोकस मैनेजमेंट के महत्व पर जोर देते हैं। इसका मतलब है एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना। मल्टीटास्किंग अक्सर हमें थका देती है और हमारी उत्पादकता को कम करती है। इसके बजाय हमें अपनी प्राथमिकताओं को तय करना चाहिए और एक एक करके उन पर ध्यान देना चाहिए। टाइम ब्लॉकिंग एक और उपयोगी तकनीक है। इसमें हम अपने दिन के अलग अलग समयों को अलग अलग कामों के लिए निर्धारित करते हैं। जब हम जानते हैं कि इस समय हमें ये काम करना है, तो हमारा ध्यान भटकने की संभावना कम हो जाती है। एक शेड्यूल होने से हमें यह भी पता चलता है कि हमें कब ब्रेक लेना है, जिससे हम बर्नआउट से बच सकते हैं। मेंग माइक्रो मैनेजमेंट के विपरीत एक दृष्टिकोण की बात करते हैं, खुद का माइक्रो मैनेजमेंट। इसका मतलब है अपने ध्यान को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और हर हिस्से पर पूरी तरह से फोकस करना। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो उसे छोटे छोटे चरणों में तोड़ लें और एक बार में सिर्फ एक चरण पर ध्यान दें। जब आप एक चरण पूरा कर लेते हैं, तो आपको एक संतुष्टि मिलती है जो आपको अगले चरण के लिए प्रेरित करती है। मेंग एक रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि कैसे एक बार वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईमेल लिख रहे थे, लेकिन उनका ध्यान लगातार दूसरी चीजों पर जा रहा था। तब उन्होंने कुछ देर के लिए अपनी सांस पर ध्यान दिया, अपनी कुर्सी पर सीधे बैठे और खुद से कहा कि अगले 5 मिनट तक वो सिर्फ ईमेल पर ही ध्यान देंगे। इस छोटे से अभ्यास ने उन्हें न केवल ईमेल को जल्दी पूरा करने में मदद की, बल्कि उनकी एकाग्रता भी बढ़ गई। सर्च इनसाइड योरसेल्फ हमें सिखाती है कि तनाव से शांति की ओर बढ़ने और अपने फोकस को बढ़ाने के लिए हमें किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे सरल अभ्यास भी हमारे जीवन में बड़ा अंतर ला सकते हैं। बस जरूरत है उन्हें नियमित रूप से करने की और अपने मन को प्रशिक्षित करने की। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर इन तकनीकों को अपने जीवन में शामिल करें और तनाव से शांति की ओर एक कदम बढ़ाएं।
जब हमारा मन शांत और केंद्रित होगा तो हम न केवल ज्यादा उत्पादक होंगे बल्कि हम अपने जीवन के हर पल को ज्यादा गहराई से जी पाएंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस बुक के 7वें और अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, माइनस अंत में माइनस अंदर की यात्रा ही सच्ची सफलता है। इस पूरी किताब में हमने अपने भीतर झांकने, अपनी भावनाओं को समझने, दूसरों के प्रति करुणा जगाने और अपने मन को शांत करने के कई पहलुओं पर बात की। अब ये सवाल उठता है कि ये सारी अंदर की यात्रा हमें आखिर कहाँ ले जाती है। सर्च इनसाइड योरसेल्फ का सार यही है कि यही अंदर की यात्रा ही हमारी सच्ची सफलता की ओर ले जाती है। चैडमिंग टैन इस बात पर जोर देते हैं कि अक्सर हम सफलता को बाहरी उपलब्धियों से जोड़कर देखते हैं, बड़ी नौकरी, ढेर सारा पैसा, सामाजिक प्रतिष्ठा। लेकिन सच्ची सफलता वह है जो हमारे अंदर से आती है, जो हमारी आंतरिक शांति, हमारी खुशी और हमारे संतुष्ट जीवन से जुड़ी होती है। जब हम अपने अंदर की दुनिया को बेहतर बनाते हैं तो बाहरी सफलता अपने आप एक सुखद परिणाम के रूप में चली आती है। ये किताब आपके जीवन में कई तरह के पॉजिटिव बदलाव ला सकती है। सबसे पहले यह आपको अपने तनाव और चिंता को कम करने के तरीके सिखाती है। जब आप अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें प्रबंधित करना सीखते हैं तो बाहरी परिस्थितियां आपको उतना परेशान नहीं कर पाती। दूसरा, यह आपके रिश्तों को बेहतर बनाती है। जब आप दूसरों के प्रति ज्यादा सहानुभूति और करुणा दिखाते हैं तो आपके संबंध गहरे और मीनिंगफुल बनते हैं। तीसरा, यह आपकी एकाग्रता और उत्पादकता को बढ़ाती है। शांत और केंद्रित मन से आप अपने काम को ज्यादा कुशलता से कर पाते हैं। अब सवाल यह है कि हम किन छोटे से छोटे कदमों से अपने अंदर की शांति और ताकत को पहचान सकते हैं। मेंग हमें कुछ बहुत ही सरल और व्यावहारिक सुझाव देते हैं। हर दिन कुछ मिनटों के लिए शांत बैठें और अपनी सांस पर ध्यान दें। यह आपको वर्तमान क्षण से जोड़ेगा और आपके मन को शांत करेगा। दिन में कई बार रुककर यह महसूस करें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अपनी भावनाओं को नाम दें और उन्हें स्वीकार करें। दूसरों के प्रति दयालु रहें, उनकी मदद करें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। मेंग अपने अनुभव साझा करते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार ध्यान का अभ्यास शुरू किया था तो उन्हें भी बहुत मुश्किल हुई थी। उनका मन लगातार भटकता रहता था, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से उन्होंने अपने मन को शांत करना सीखा और पाया कि उनके अंदर एक ऐसी शांति है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। यह आंतरिक शांति ही उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और सफलता प्राप्त करने की ताकत देती है। एक वास्तविक जीवन का उदाहरण लें। मान लीजिए आप एक बहुत ही तनावपूर्ण काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप हार मान जाएंगे। अगर आपने सर्च इनसाइड योरसेल्फ के सिद्धांतों को अपनाया है तो आप एक पल रुकेंगे, अपनी सांस पर ध्यान देंगे, अपनी भावनाओं को पहचानेंगे। शायद आप निराश और थके हुए महसूस कर रहे हैं और फिर खुद से पूछेंगे कि इस स्थिति में सबसे अच्छा कदम क्या हो सकता है। शायद आपको थोड़ा आराम करने की जरूरत है या शायद आपको किसी से मदद मांगने की जरूरत है। अपनी अंदरूनी आवाज को सुनकर आप एक बेहतर निर्णय ले पाएंगे और उस चुनौती का सामना ज्यादा आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी अंदर की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहना होता है। हर बार जब हम अपने मन को शांत करते हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं या किसी के प्रति करुणा दिखाते हैं तो हम अपने अंदर की शांति और ताकत को और गहरा करते हैं। तो दोस्तों, सर्च इनसाइड योरसेल्फ सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक गाइड है जो हमें सच्ची सफलता के रास्ते पर चलना सिखाती है। माइनस एक ऐसा रास्ता जो हमारे अंदर से होकर गुजरता है। ये हमें ये एहसास दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर ही छिपी है, बस हमें उसे पहचानने और जगाने की जरूरत है। अब इस अद्भुत यात्रा के अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस अंदर की खोज को जारी रखने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस शांति और ताकत को महसूस करना चाहते हैं जो आपके अंदर पहले से ही मौजूद है? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहिए प्रेरक पन्ने के साथ, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियाँ और ज्ञान लेकर आते रहेंगे। अगली वीडियो में हम एक और नए विषय पर बात करेंगे जो आपकी इस आंतरिक यात्रा को और आगे बढ़ाएगा। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक अपने अंदर की शांति को खोजते रहिए। तो दोस्तों, ये थी सर्च इनसाइड योरसेल्फ की गहराई में एक छोटी सी डुबकी। उम्मीद करता हूँ कि इस चर्चा ने आपको अंदर से थोड़ा हिलाया होगा, सोचने पर मजबूर किया होगा और शायद एक नई राह दिखाई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस अंदर की यात्रा पर निकल सकें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले विचारों से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल प्रेरक पन्ने को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप इस किताब के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए और प्रेरक विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने अंदर की शांति की खोज जारी रखिए। धन्यवाद।